वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों मस्ट डू कंटेंट। और मस्ट डू कंटेंट वो होगा जो आपके पेपर में बिल्कुल ही आएगा, यानी कि एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फोड़ दोगे। उस टॉपिक को आज हम करेंगे। तो आपके पास सिलेबस है और इस वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, और इसमें हम मुद्रा और साख का चैप्टर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की। तो इस वीडियो में इकोनॉमिक्स में हम मुद्रा और साख की बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा और साख के टॉपिक में एक टॉपिक आता है दोस्तों, वस्तु विनिमय। क्या आता है? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय को हिंदी में वस्तु विनिमय कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हम किस नाम से जानते हैं, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है वस्तुओं में, जैसे कि आपके पास एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए के पास मान लो कि चीनी है और बी के पास क्या है दोस्तों, नमक है। अगर व्यक्ति ए के पास चीनी है और उसको नमक की ज़रूरत है, तो वस्तु एक व्यक्ति वी के पास जाएगा और क्या करेगा, उसके बदले में उसे नमक ले लेगा। और वह व्यक्ति जो वी है उसको कम से कम चीनी की ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब क्या होता है इसके अंदर, वस्तुओं के बदले हम क्या करते हैं, वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को बेचते हैं और आपस में लेन देन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके तहत क्या होता है, एक व्यक्ति को अगर दूसरी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है, और सामने वाले को उस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। तो वस्तु विनिमय समझ गए क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, दोहरा संयोग होता है। दोहरा संयोग का मतलब क्या है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिसको क्या चाहिए हो, हमारी वो सामान चाहिए हो जो उसको चाहिए, और हमारे पास वो सामान होना चाहिए जो उसको चाहिए, और उसके पास वो सामान होना चाहिए जो हमारे पास होना चाहिए। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदना चाहता है, तो इस आवश्यकताओं को हम क्या कहते हैं, दोहरा संयोग कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह काम होता था। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार जब हमारे पास सामान ज़्यादा हो या हमारे पास सामान कम हो, तो कई सामानों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे मान लो किसी के पास घोड़े हैं और किसी को कुछ और सामान चाहिए, पर घोड़े का रेट ज़्यादा हो गया तो घोड़े को काट के तो नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दुनिया में किस चीज़ की खोज की, इन्वेंशन की गई, एक तरीके से मुद्रा का चलन आया। मुद्रा का चलन मतलब पैसों की बात आई, और फिर क्या हुआ, बदले में पैसे देने लग गए। तो जो क्या था, जो दोहरा संयोग था, इसकी समस्या को ख़त्म कर दिया गया। यानी आप क्या कह सकते हैं, मुद्रा आया, मुद्रा मतलब पैसा। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है, इसकी कठिनाई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, मुद्रा के द्वारा। ठीक है, तो मुद्रा कैसे चलती है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप सभी जानते हो दोस्तों मुद्रा कैसे चलती है। आज के टाइम में हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा दोस्तों नोट के रूप में चलते हैं, सिक्के के रूप में, चेक के रूप में चलता है, डेबिट कार्ड, यूपीआई मतलब जो मोबाइल से करते हैं, मोबाइल और नेट बैंकिंग आदि के रूप में क्या होता है, मुद्रा काम करता है। तो मुद्रा कहाँ से आता है दोस्तों, सरकार छापती है, आरबीआई एक तरीके से क्या करता है, इनको हैंडल करता है, और आरबीआई एक तरीके से छापता है। तो ये सारे काम कौन करता है, एक तरीके से बैंक करता है। तो बैंकों के हम क्या करेंगे, कुछ कार्य पढ़ेंगे। और बैंक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है दोस्तों आरबीआई का बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यह वह बैंक होता है जो सभी बैंक को क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन देता है, और यही क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग, इसी बैंक के अकॉर्डिंग सभी बैंकों को कार्य करना पड़ता है। तो हम नॉर्मल बैंक की बात करते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों क्या, कमर्शियल बैंक, और हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक बैंक। क्या कहेंगे दोस्तों, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, व्यावसायिक बैंक वे बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पैसे स्वीकार करते हैं हमारे। दूसरा, हमें लोन देते हैं। तीसरा, हमारा क्या करते हैं, खाता खोल सकते हैं। हमारे जितना भी हम पैसे जमा करते हैं उसके ऊपर ब्याज देते हैं, और अन्य कार्य भी वो करते हैं, जैसे कि वो डिमांड ड्राफ्ट का काम भी करते हैं। और आज के टाइम में लॉकर की सुविधाएं भी आने लगी है बैंक में। तो बैंकों के क्या कार्य होंगे दोस्तों, अतिरिक्त जमा स्वीकार करता है बैंक, साख देता है, साख मतलब क्या करता है, उधार उपलब्ध करवाता है, साथ में जमाओं पर क्या देता है, ब्याज भी देता है। जो हम पैसा जमा करते हैं दोस्तों उसके ऊपर वो क्या प्रोवाइड कराता है, हमें ब्याज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा काम क्या होता है बैंकों का, चौथा काम होता है बैंकों का कि मांग जमा।
ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, बैंक के खाते में जब खाता धारक मतलब एक आम इंसान के जितने भी पैसे उसके खाते में होते हैं, जब भी उस व्यक्ति की नीड है, जब भी वो व्यक्ति चाहता है तो अपनी मांग कर सकता है अपने पैसों की, इसे ही हम क्या कहते हैं, मांग जमा। ठीक है, यानी अपने पैसों की वो कभी भी निकाल सकता है अपने खाते से, तो ये मांग जमा होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बैंकों के क्या कार्य है, तो बैंकों के 4 कार्य क्या बोलोगे दोस्तों। पहला क्या, अतिरिक्त जमा को स्वीकार करना। दूसरा क्या बोलोगे दोस्तों, साख उपलब्ध कराना या फिर उधार देना, उधार को हम लोन कहते हैं। तीसरा क्या कह सकते हो, हमारा जो जमा है बैंकों के पास उसके ऊपर वो ब्याज देता है। चौथा क्या बोलोगे, डिमांड डिपॉजिट, मतलब हम जब भी अपना पैसा जमा करते हैं तो हम समय समय पर अपने पैसे की मांग कभी भी कर सकते हैं, या फिर खाता धारक के द्वारा जमा धन को निकालने की मांग करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं गाइस। तो ये जो मैंने आपको समझाया किस तरीके से, तो देखो जमा करता है यानी कि एक नॉर्मल अकाउंट होल्डर होता है जो अपना अकाउंट खुलवाता है। लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ पे धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। ठीक है, ये सब क्या बता रखा है, इस चित्र में दिखा रखा है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये मान लो ये बैंक है। बैंक की आय बढ़ेगी कैसे, जब लोग जमा करेंगे इसमें। ठीक है, बदले में बैंक क्या देगा इनको क्या देगा, इनका पैसा भी देता है और बदले में इनको ब्याज देता है। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये एरो के द्वारा हमने इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखो ये बैंक है, ये एरो का साइन है, बैंकों में जमा करते हैं और बैंक बदले में क्या देता है, इनका पैसा देता है, साथ में ब्याज देता है। फिर बैंक ये जो पैसा इनके पास आता है, इसी पैसे से क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, यानी कि कर्जदारों को क्या देते हैं, एक तरीके से जो लोन लेते हैं उनको हम ऋण देते हैं। ऋण मतलब कर्जा देते हैं। बदले में क्या करते हैं, जब वो हमसे कर्जा लेते हैं तो हमें क्या देते हैं बेटा, वो हमारा पैसा वापस करते हैं, हमारा मतलब बैंकों का पैसा वापस करते हैं। और क्या देते हैं बदले में, वो भी वापस ब्याज देते हैं। ठीक है, जब भी आप देखते हो ना, लोन कोई लेता है तो फ्री में लोन नहीं मिलता है, लोन के बदले हमें क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। और इससे क्या होता है, बैंकों की आय बढ़ती है। ठीक है, और ये सिस्टम चलता रहता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। ठीक है बच्चे, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था एक आरबीआई मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, तो आरबीआई, अब ये आता है कि भाई आरबीआई है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे रिजर्व बैंक बोलते हैं। इनके क्या कार्य हैं, पहला सबसे बड़ा काम होता है मुद्रा जारी करना, यानी कि मुद्रा को छापना। तो आपके मन में कई बार ये ख्याल भी आता है कि क्यों ना सरकार बहुत सारे पैसे छाप दे। दोस्तों, अगर कोई भी देश अपने यहाँ ज़्यादा नोट को छापता है तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक तरीके से कमज़ोर पड़ने लगती है, उसके पैसों का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर देश में ज़्यादा पैसा होगा तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और लोगों के पास आने से तो नुकसान नहीं होता, बट वही पैसा जब विदेशों में चल जाता है, विदेशों के पास हमारा पैसा चला जाए तो हमारे देश की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि हमारा क्या होता है, आयात निर्यात जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है तो बदले में वो क्या कर सकते हैं, मांग ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर हमारे पास भी पैसा है। ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, हमारे पैसे की मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का टॉपिक आप 12th क्लास में समझोगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स लीजिए 11th क्लास में, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या करता है दोस्तों, बैंक नहीं आरबीआई ब्याज दरें निर्धारित करता है। मतलब आरबीआई क्या करता है दोस्तों, अगर कोई लोन ले रहा है, क्या कर रहा है, अगर कोई लोन ले रहा है तो ऐसे स्थिति में आरबीआई डिसाइड करता है भाई कितने रेट के ऊपर लोन बैंक दे सकता है। वरना बैंक तो क्या करेगा, अपने फ़ायदे कमाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। आरबीआई पहले से ही क्या करता है, डिसाइड कर देता है कि भाई आपको इतने रेट पर ही ब्याज पे लोन दे सकते हो जनता को, और बदले में जनता को भी ब्याज आप उतना ही दे सकते हो जितना आरबीआई बोलती है, ना तो आप कम दोगे और ज़्यादा तो कोई देता ही नहीं बैंक अपने आप ही। ठीक है, तीसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों, बैंकों की कुछ राशि का क्या करता है, नगद संचयन करता है। बैंक क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, जितने भी बैंक है उनके पास जो भी पैसा आता है उनका कुछ प्रतिशत अपने पास रख लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से सीआरआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि कुछ बैंक सरकार आरबीआई क्या करता है, बैंकों को बोलता है कि भाई अपने पैसे जमा धन का 5%, 2%, 0.001 ऐसे करके हम अपने पास रखने को बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है, ताकि क्या हो, आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है तो वो पैसा निकाल पाए। अगर बैंक क्या करेगा, सारे पैसों को लोन में दे देगा और उस टाइम पे अगर कोई पैसा निकालने आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आरबीआई बोलता है कि अपने पास कुछ पैसों का संचयन करना पड़ता है। बैंकों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है, क्या करता है, बैंकों की कार्यप्रणाली पर बच्चे
नज़र रखने का मतलब क्या, बैंक किस तरीके से कार्य कर रहे हैं यह वो चेक करता रहता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, धोखाधड़ी का काम करते रहते हैं। ठीक है, आम जनता को लोन नहीं देते हैं और अपने चाहने वालों को लोन देते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो धोखाधड़ी का काम करते हैं। और आरबीआई का मेन यह फंक्शन भी है दोस्तों कि सुनिश्चित करता है कि बैंक किसान को, गरीब को साख सुविधाएं उपलब्ध कराए। बैंक आरबीआई यह भी चेक करता है कि जितने भी बैंक है, ये नहीं कि अपने चाहने वालों को ही लोन दे, ब्याज दे, उसे गरीबों को भी देना पड़ेगा, किसानों को भी देना पड़ेगा, और जिनको भी ज़रूरत है उन सभी को लोन उपलब्ध कराए। साख का मतलब क्या होता है, लोन। क्रेडिट मतलब क्या होता है बच्चे, लोन होता है। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े काम हैं किसके, आरबीआई के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार बना लो और इसे ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। अब बात करते हैं ऋण के प्रकार। तो ऋण दो प्रकार से होता है। ऋण का मतलब क्या है बच्चे, ऋण का मतलब होता है लोन। तो लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक लोन और एक होता है अनौपचारिक लोन। ठीक है, लोन तो मतलब नॉर्मली होता है, पर लोन कहाँ से मिलता है हम ये देखते हैं। तो लोन दो तरीके से मिल सकता है, एक तो औपचारिक तरीके से, ठीक है, एक होता है अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीके से क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर एक आम इंसान को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, या फिर कह सकते हैं उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से लोन ले सकता है, बैंक से ले सकता है या सहकारी समिति से ले सकता है। ठीक है, हम बात करें अभी औपचारिक स्रोत की। परंतु अनौपचारिक में क्या होता है, एक आम जनता खुद लोन क्या करती है, बैंकों से ना लेकर के कहाँ से लेती है, आस पड़ोस से लेते हैं, अपने मित्रों से लेते हैं, ज़मींदारों से लेते हैं, या फिर गांव के जो साहूकार होते हैं, एक तरीके से बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे लेते हैं। ठीक है, हम बात कर सकते हैं व्यापारी से लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं। और जब इन सब से पैसा लेते हैं ब्याज पर, तो क्या होता है, ब्याज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा 3% ब्याज, 4% ब्याज, 5%। परंतु जब उसको साल में बदलते हैं, पूरे साल में दोस्तों, तो वो लगभग 30% से लेकर के 60% तक बदल जाता है, जो कि एक आम इंसान कभी चुका नहीं पाता। और इसे कहते हैं ऋण जाल। और ऋण के जाल में वो फंसता जाता है, और कुछ सालों के बाद क्या होता है दोस्तों, वो अपनी ज़मीन को बेच करके भी पूरा कर्जा नहीं चुका पाता है। ठीक है, तो औपचारिक, अगर आपको कभी भी लोन चाहिए दोस्तों, तो आपको कहाँ से लोन लेना चाहिए, औपचारिक स्रोत से। कहाँ से लेना चाहिए, औपचारिक स्रोत से। अनौपचारिक से लेकर के आप नुकसान में रहोगे। ठीक है, तो औपचारिक स्रोत क्या है, बैंक है, सहकारी समिति है। बैंक क्या होता है, नॉर्मल बैंक। सहकारी समिति क्या होता है, इसमें कुछ लोगों का समूह होता है जो क्या करते हैं, अपने लोगों को ऋण देते हैं, साथ में बाहरी लोगों को भी ऋण देते हैं, पर ऋण की मात्रा हल्की सी ज़्यादा, ऋण का जो दर होता है एक तरीके से ब्याज की दर, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर वो एक बैंक के बराबर ही लगभग मान सकते हैं, और इससे आम जनता को फ़ायदा ही होता है। अब बात करते हैं, यह पूर्व निश्चित होता है और कम ब्याज दर होता है। क्या होता है दोस्तों ये, अगर आप कभी भी बैंक से लोन ले जाओ तो आप पहले से डिसाइड करके जाओगे, ये नहीं कि आप अचानक रात को गए और सुबह लोन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। अच्छी खासी चेकिंग होती है। तो ये क्या होता है, पूर्व निश्चित होता है, पहले से ही हम तैयार होकर जाते हैं तभी लोन मिलता है। और ब्याज की दर क्या होती है, एक तरीके से बैंकों में कम होता है। बैंकों का मतलब अब क्या समझेंगे दोस्तों, बैंकों का मतलब हम समझेंगे औपचारिक ऋण स्रोत। क्या समझेंगे, फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ लोन। ठीक है, क्रेडिट कह सकते हैं। परंतु अनौपचारिक में क्या होता है, कोई निश्चित नहीं होता। रात को दिक्कत आ गई, बीमार पड़ गया, घर में कोई कुछ हो गया, तो हम बैंकों के पास नहीं जाते, अपने आस पड़ोस में ही लोन लेते हैं। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ब्याज की दर अधिक होती है। ठीक है, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कोई आदमी लोन लेता है और फिर उसे चुका नहीं पाता, बदले में क्या होता है, ज़मींदार उसकी ज़मीन ले लेता है, हड़प लेता है, ज़मीन हड़प लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके कागजात पे साइन करा लेता है। तो इस तरीके से बहुत कुछ होता है। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे पॉइंट की, क्योंकि औपचारिक स्रोत जो होता है, यहाँ पे ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है एक तरीके से, तो उधार लेने वाले की आय में वृद्धि होती है। उधार लेने वाले का मतलब क्या है, जिस भी व्यक्ति ने उधार लिया है, लोन लिया है, तो उसका लोन लेने से नुकसान बहुत कम होता है, उसका फ़ायदा ही होता है, जिससे कि क्या होती है, उसकी उधार लेने वाले की आय में वृद्धि होती है। क्यों होता है, तो अभी मैं उसको एग्जाम्पल के साथ देकर आपको समझाता हूँ। परंतु औपचारिक स्रोत, अनौपचारिक में क्या होता है दोस्तों, अनौपचारिक में क्या होता है, ब्याज की दर अधिक होती है, और जब ब्याज की दर अधिक होती है तो अधिक राशि में क्या होता है, वृद्धि होती है, लोन कर्जा ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह ऋण के जाल में फंस जाता है। और जब एक व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है तो कभी नहीं निकल पाता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो कैसे। मान लो एक व्यक्ति ए है, उसने क्या करा, बैंक से क्या करा, 1000 रुपये का लोन, 100 रुपये का लोन लिया। ठीक है, और उसी व्यक्ति ने अपने दोस्तों से या फिर अपने व्यापार गाँव के साहूकार से 100 रुपये का लोन लिया। तो बैंक ने उसे कितने रुपए के ऋण पे के ऊपर ब्याज दिया, बैंक ने उसे मान लो 10% रेट पर उसे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया।
पर ये जो 10% होता है ना दोस्तों, ये 10% क्या होता है, पूरे साल का होता है, पर एनम का क्या होता है, एक साल का 10। तो 10 रुपये का 10% के 100 रुपये का 10% कितना होगा, आपको अगर सर 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 10 रुपये आएगा। मतलब पूरे साल का ब्याज कितना हो गया बच्चे, आप बोलोगे सर पूरे साल का ब्याज केवल और केवल 10 रुपये हुआ, ठीक है। यानी एक साल बाद उसे कितना चुकाना पड़ेगा, आप कहोगे सर एक साल बाद उसको 110 रुपये देने पड़ेंगे। परंतु जब वो लोन 100 रुपये का लोन अपने साहूकार से लेता है तो इसकी रेट 5% होती है। और 5% क्या होता है दोस्तों, ये मंथली होता है, ठीक है, एक महीने का 5 रुपये। तो 12 महीने हो गए, तो 12 महीने में 5 रुपये के हिसाब से कितने रुपये का ब्याज देगा दोस्तों, वो 60 रुपये का देगा। कितना देगा, वो 60 रुपये का देगा। तो बताओ एक साल के अंत में उसे कितना देना पड़ेगा, 160 रुपये। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे 50 रुपये का ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है और वो क्या होता है, कभी भी कर्जा चुका नहीं पाता और वो इस ऋण जाल में फंस जाता है और ज़िंदगी भर दोस्तों वो ब्याज ही देता रह जाता है। तो इसीलिए आप जब भी लोन लो तो कहाँ से लेना चाहिए, या तो बैंकों से लेना चाहिए या तो उस सोर्स से लेना चाहिए जो कि एनुअल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आया। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आ चुका है, इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना। शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रतिशत। जो शहर में परिवार होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, 90% वे लोग होते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जो औपचारिक, देखो जो वाइट वाला है ना पूरा का पूरा, ये क्या है औपचारिक, और जिसमें लाइन बना हुआ है क्या है अनौपचारिक। तो क्या होता है दोस्तों, 90% लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो औपचारिक स्रोत यानी कि बैंकों से लोन लेते हैं। जो खाली जगह है वो बैंक है, और जो ये लाइन वाली जगह है क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक तरीके से साहूकार है जो अपने आस पड़ोस है। और इस वाले में क्या होता है, शहरों में 25% लोग क्या करते हैं, अपने 25% नहीं दोस्तों, 85% लोग क्या करते हैं, उनसे लेते हैं दोस्तों, जो क्या होता है एक तरीके से गांव के आस पड़ोस के लोग होते हैं, यानी कि गरीब परिवार। इसी तरीके से कम संपत्ति वाले लोग क्या करते हैं दोस्तों, लगभग आधा आधा हिस्सा होता है। परंतु जब भी समृद्ध परिवार होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो हर जगह क्या होता है, वो औपचारिक स्रोत से लोन लेना पसंद करता है और इससे उसका फ़ायदा ही होता है। आप बात करेंगे दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आता है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार क्या होता है आपको ये बताना है। समर्थक ऋणाधार का मतलब क्या होता है, जो आप बदले में गिरवी रखते हो। जैसे आपने सुना होगा टीवी पे एक ऐड आता है, घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, यानी कि मुथूट लोन करके कुछ आता है, मुथूट, ठीक है। यहाँ से आप ब्याज ले सकते हो, लोन ले सकते हो, परंतु आपको क्या देना पड़ेगा बदले में, अपना गोल्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी कि क्या ले रहे हैं वो आपसे, एक तरीके से गारंटी ले रहे हैं कि भाई आपके पास वो सामान होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक पॉइंट आया समर्थक ऋणाधार। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति क्या करता है, या संस्था कोई भी उस परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण की वसूली कर सकता है। मतलब क्या होता है, अगर बैंकों को लगता है कि आप ऋण नहीं चुका पाओगे तो समर्थक सामान मांगता है, जिसे हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। जिससे कि क्या होता है, अगर आप उसका लोन नहीं चुका पाओगे तो वह उस सामान को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है समर्थक ऋणाधार, ज़मीन होती है, कृषि योग्य भूमि ज़मीन होती है, आपका मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, कोई जेवर हो सकते हैं, ठीक है। तो समर्थक ऋणाधार को ध्यान से पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें क्या होती हैं, ब्याज का दर कितना होगा, समर्थक ऋणाधार कितना होगा, मतलब कितना सामान आप लोगे, कौन कौन से कागज़ लगेंगे, तो आवश्यक दस्तावेज हो गए, कैसे भुगतान किया जाएगा, मतलब किस तरीके से चुकाया जाएगा, जैसे कि ईएमआई पर आदि को सामूहिक रूप से छोटे रूप में, मतलब ये जो जितने भी मैंने पॉइंट बताए इन सबको क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें कहते हैं, लोन लेने की कंडीशन कहते हैं। ऋण की शर्तें पूरी जब नहीं होती दोस्तों, तो एक गरीब परिवार, किसान परिवार इधर उधर से लोन लेना पसंद करता है, क्योंकि उसे 50 लफड़ों में फंसना पसंद नहीं होता। उसके पास कागज़ नहीं होते हैं, ज़मीन नहीं होती, और ऐसे में क्या होता है, वो टेंशन में फंस जाता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने आस पड़ोस से ही लोन ले लेता है। परंतु एक पढ़ा लिखा परिवार या फिर अमीर परिवार क्या होता है, बैंकों में आसानी से जाकर के लोन ले लेता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है दोस्तों, उसको नॉलेज होती है, ठीक है। अब ऋण किस किस तरीके के मिल सकते हैं, तो ऋण की बात करते हैं दोस्तों। तो ऋण किस किस तरीके के मिल सकते हैं, आवास ऋण मिल सकता है, यानी कि होम लोन मिल सकता है, एजुकेशन लोन मिल सकता है, कार के लिए लोन मिल सकता है, और आज के टाइम में लगभग हर एक काम के लिए लोन अवेलेबल है, मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई ऋण लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकताएं होनी चाहिए दोस्तों, ऋण हम क्यों लेते हैं, मतलब ऋण की क्या आवश्यकता है, पॉइंट आएगा पेपर में दोस्तों कि बताइए ऋण की आवश्यकता क्या है। 10वां पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋण की क्या आवश्यकता है, अब बीज खरीदने के लिए ऋण ले सकते हो दोस्तों, खाद खरीदने के लिए ले सकते हो, यानी कि किसान को क्यों लेता है, या तो बीज खरीदने के लिए या फिर खाद खरीदने के लिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऋण लेने के लिए
के द्वारा वो क्या करता है, ऋण लेता है, मकान लेता है, शिक्षा अपने बच्चों को दिलाता है, व्यापार आदि भी खोल सकता है। ऋण की यह आवश्यकताएं हैं। एक होता है दोस्तों साख का जाल। क्या होता है साख का जाल? साख का जाल का मतलब है उधार का जाल। जब कोई व्यक्ति उधार लेता है और समय पर उसका भुगतान नहीं करता तो क्या होता है, उधार की राशि क्या होती है, ब्याज के साथ बढ़ती है। मतलब साथ के साथ क्या होता है, हर साल उसको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और अगर वो ब्याज नहीं चुका पा रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ब्याज भी बढ़ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, जो लिया गया पैसा है वो साल टू हर साल क्या होता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को लागू किया जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, साधारण ब्याज कभी लागू नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज लागू होता है। एक तरीके से आपने बैंकों में ऐसा देखा होगा, बढ़ती जाती है, और पहले वाले ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेता रहता है। कई बार क्या होता है, जब उसे पहले वाला ऋण चुकाना है तो कहता है ठीक है भाई, मैं नया ऋण लोन ले रहा हूँ, पुराना लोन मैं आपका चुका दे रहा हूँ इसी पैसे से। और इसमें क्या होता है, वो इसे फंस जाता है, पूरी ज़िंदगी भर चुकाता रहता है। इसी को कहते हैं साख का जाल या ऋण जाल। ठीक है बेटा, अब एक पढ़ेंगे स्वयं सहायता समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखो क्या बताया था, दिखाता हूँ दोबारा। ये हमने बात करी थी इसकी, देखो ये सहकारी समिति की बात करी थी ना, इसी को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। तो ये उसका पूरा पैराग्राफ है दोस्तों, प्लीज़ इसे पढ़ लेना वीडियो को रोक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? इनका उद्देश्य होता है गरीब, जो गांव के क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे समूहों में, जिनमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, 15 से 20 तक होती है। मतलब आम लोगों को जोड़ा जाता है इसमें, 15 से 20 परिवारों को जोड़ा जाता है। और क्या होता है, 10-10 रुपये 20-20 रुपये प्रतिदिन बचाते हैं। महीने के हिसाब से बात करें तो दोस्तों 100 रुपये से लेकर के ये 1000 रुपये तक के अभी हम बचत करते हैं ये सब, और अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करते हैं। और इसका लाभ क्या होता है, जब किसी सदस्य के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ से कर्ज ले लेते हैं, बहुत ही कम दर पर इनको ब्याज पर ऋण मिलता है। 1 या 2 वर्ष तक क्या होता है दोस्तों, बचत करने के बाद क्या करते हैं, बैंक से भी लोन लेना शुरू कर देते हैं। अगर सबके सब इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसा शामिल इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इनका नाम हो जाता है दोस्तों तो ये एक तरीके से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और इसके बदले बैंक इनको पैसा आसानी से दे देती है। और कर्जदार को इसमें क्या होता है दोस्तों, इनको ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई ऋण जो हम कहते हैं ना सामान गिरवी रखने के लिए, ऐसे संगठन को कोई ऋणाधार रखने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये आपका चैप्टर था, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको हम इनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।